अगर आपने 1,000 रुपये जिम सिमोन के साथ अगर जब उन्होंने अपना फंड स्टार्ट किया तब अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो आज की तारीख में 2 करोड़ से भी ज़्यादा होता। यस, तो उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न जो है वो बहुत सालों तक कमाए हैं जिम सिमोन ने। तो इनको दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडर क्यों माना जाता है, उसकी पूरी स्टोरी जो है वो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और बहुत सारे अदर ट्रेडर्स जैसे कि जॉर्ज सोरोस जो है, स्टैनली ड्रकर मिलर है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है उनकी लाइफ के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसको आइए हम जानते हैं। इस यहाँ पे जितने भी उनके मेन लर्निंग्स है उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जिम सिमोन ने एक बार ऐसा कहा था बुक के अंदर कि अगर हमारे पास इनफ डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा है, तो हम मार्केट में प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ पे वो लोग ऐसा कहते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, बट यहाँ पे जिम सिमोन के पास एक डिफरेंट व्यू था। वो ऐसा बोलते थे कि अगर हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा अगर डेटा है तो मेरे पास ऐसी ऐसी स्किल्स है मैथमेटिक्स की कि जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं और वहाँ से हम अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं उनका नाम था जेम्स हैरिस सिमोन्स। 1938 में उनका जन्म हुआ था। 2024 में लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 86 ईयर। उन्होंने कंप्लीट किया है एजुकेशन में, अपना पीएचडी कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स में। और उन्होंने जो कंपनी फाउंड की है वो है रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज। और जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे उनकी जो नेटवर्थ है वो समवेयर अराउंड 31.4 बिलियन के आसपास थी। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो है समवेयर अराउंड 66% का कैगर उन्होंने 30 ईयर्स तक वहाँ पे जनरेट किया था। तो अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो वो 2018 तक वो क्लोज टू 2 करोड़ रुपये जितना हो गया होता। और ये जो 40% के हिसाब से यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, 40% मतलब कि वो आफ्टर फीस है। मतलब जिम सिमोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। कितनी फीस चार्ज करते थे आइए जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो अगर स्टार्ट करें तो वो जब छोटे थे, मतलब समवेयर अराउंड 3 साल की जब उनकी एज थी, उसी टाइम पे ही उन्होंने, मतलब वो ऐसे ही बैठे फ्री जब बैठे थे तो उन्होंने बैठ के, मतलब जो 2 के जो पावर होते हैं 2:1, 2:2, 2:3, तो ऐसे कर करके मतलब उन्होंने 1024 तक उनका क्या फिगर आएगा, क्या आंसर आएगा, वो खुद से ही कैलकुलेट करना चालू कर लिया था। वो वहाँ तक मतलब 3 साल के थे तब से ही वो मैथमेटिक्स के अंदर वो अच्छे खासे जीनियस जिसको हम बोल सकते हैं वैसे थे। फिर जब वो 14 की एज तक वो जब पहुँचे तो उस टाइम पे वो फ्लोर्स क्लीन करते थे। और तब उन्होंने, मतलब किसी ने जब उससे पूछा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है MIT से मैथ्स पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर हंसा भी था, बट फाइनली उन्होंने 20 साल की उम्र में MIT से अपना जो बैचलर है इन मैथमेटिक्स वो कंप्लीट किया। और फाइनली 23 की एज में PhD कंप्लीट कर लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। और फाइनली जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उनका जो पहला ट्रेड जो हुआ था वो हुआ था कमोडिटी सेक्टर के अंदर। और वहाँ पे भी कमोडिटी के अंदर उन्होंने पहला ट्रेड लिया था सोयाबीन में। और वहाँ पे वो जो पैसा उन्होंने लगाया था वो पैसा उन्होंने अपनी जो मैरिज हुआ था पहला, वहाँ से उनको कुछ गिफ्ट मिला था कैश के रूप में, तो वही पैसा उन्होंने सोयाबीन के ट्रेड में लगाया था और वहाँ से उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। तो यहाँ पे मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से उनको थोड़ा पहला जो जिसको बोल सकते हैं ना कि वो ऐसा टेस्ट लगा मार्केट का कि यहाँ से भी हम पैसा कमा सकते हैं। उस टाइम पे उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि कैश फ्लो क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस का जो इसको इन्फॉर्मेशन होता है ना कि बस ये आज ऊपर है, नीचे है, मीडियम है, साइडवेज है, बस उसी के बारे में ही उनको आइडिया रहता था। उनको और कुछ भी तरह का फाइनेंस का नॉलेज उस टाइम पे नहीं था। और वहाँ पे मतलब वो जब जॉब करते थे तो वो एक डिफेंस की, मतलब गवर्नमेंट की जो एक डिफेंस एजेंसी थी वहाँ पे वो काम करते थे। तो वो बहुत ही सीक्रेट टाइप का काम था उस टाइम पे। तो वो जनरली वो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जो मैसेजेस को जब एनिमी कंट्रीज जो डिक्रिप्ट करना रहता था तो वहाँ पे ही वो काम करते थे। और वहाँ पे भी मतलब जो उनके कलीग्स थे उस टाइम पे उनके साथ वो हाई स्टेक पोकर, मतलब पैसे वाली गेम जो है वो पोकर वो हमेशा खेलते रहते थे। जस्ट फॉर दी इन्फॉर्मेशन, हमने इतनी सारी बुक्स के ऑलरेडी वीडियोस जो है वो डाल दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी मतलब यहाँ से जानना है ये बुक्स के बारे में, तो हमने इसको हिंदी में ही पूरा समझाया हुआ है। तो आप अपना जो इन्वेस्टिंग है वो यहाँ से बेटर कर सकते हो। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे
जब उन्होंने इन्वेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, जब उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किया तो उनके पास मतलब जो उनकी जो फिलोसॉफी थी वहाँ पे वो किसी भी तरह का फंडामेंटल जो है वो नहीं देखते थे। उनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, मतलब जो मैक्रो वेरिएबल है जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, या तो किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया, या तो करेंसी हो गया, ऐसी सारी चीज़ों को वो ज़्यादा ट्रैक करते थे कंपेयर टू कंपनी के जो फंडामेंटल है। कंपनी या तो लेट्स से कमोडिटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टिंग उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया था, बट वो करेंसी, कमोडिटी और ऐसी ऐसी जो डिफरेंट कैटेगरीज रहती है वहाँ पे वो ट्रेडिंग करते थे। फिर दूसरा अगर हम फैक्टर देखें तो वो मार्केट का जो स्टेट है वो देखते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ 10-12 जितने डिफरेंट मार्केट के स्टेट जो है वो उन्होंने अपने मॉडल के अंदर डिफाइन किए हुए थे। फिर तीसरा वो देखते थे सिग्नल्स, मतलब मार्केट में उनको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से जो उनका मॉडल है वो ट्रेड करता था। यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो एक हिडन मैक्रो मॉडल भी वो यूज़ करते थे, बट यहाँ पे मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है तो हम इसके बारे में इतना डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर जब उन्होंने जॉब कर रहे थे वो आईडीए में, डिफेंस में, तो उन्होंने थोड़ा क्रिटिसिज्म भी वहाँ पे फेस किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये मैथमेटिशियन जो है वो वियतनाम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म जो है वो वहाँ पे सहा था। जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे आईडीए में, तो आफ्टर सम टाइम उनको सडनली फायर कर दिया गया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब उस टाइम पे जब उनको फायर कर दिया तब उनको 3 चाइल्ड को सपोर्ट करना था। तो वहाँ पे ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने मतलब फाइनली एक मैथ्स डिपार्टमेंट का जॉब जो है मतलब वो हेड करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया, और वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो बनाया था। इन 1974 उन्होंने कुछ पैसा मतलब लेट्स से उन्होंने जब एक बिज़नेस जो अपना स्टार्ट किया था, एक साइड बिज़नेस जैसा था, वहाँ से कुछ उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी थी वो बेच दिया था, और उसमें से जो भी पैसा आया था उसको उन्होंने एक फ़ंड में लगाया था कि जहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा जो है उन्होंने बनाया, अच्छा खासा रिटर्न जो है वो उन्होंने जनरेट किया। और यही वो पहला टाइम था कि जब उन्होंने साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो ऐसे मार्केट के अंदर से कमाया था। तो उनको लगा कि अब तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। फिर 1978 में उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने जॉब लिया था वो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने खुद की अपनी फॉर्म स्टार्ट करी थी जिसको उन्होंने बोला मोनेमैट्रिक्स। फिर यहाँ पे उन्होंने जब पहला मॉडल जो उन्होंने बनाया ट्रेडिंग का, तो वो कैसा था कि जहाँ पे इंट्यूशन भी था, अल्गोरिदम भी था। मतलब कि यहाँ पे एक अल्गोरिदम तो है ही, मतलब एक मॉडल जो है वो तो उन्होंने बनाया है, बट वहाँ पे वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड नहीं था। तो वहाँ पे वो इंट्यूशन मतलब जो लेट्स से जिम सिमोन है, तो वहाँ पे उनका भी कुछ रोल वहाँ पे इनिशियली रहता था उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो ये एक चीज़ है। और वहाँ पे जो एक मॉडल जो उन्होंने बनाया था उसका नाम इन्होंने रखा था पिगी बास्केट। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मतलब बुक के अंदर जो है वो एक छोटी सी स्टोरी भी दी है कि सडनली एक ऐसा टाइम आया कि जब ये पिगी बास्केट का जो अल्गोरिदम है वो कंटिन्यूअसली वो जो पोटैटो है उसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली वो खरीदता जा रहा था। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि वहाँ के जो रेगुलेटर थे उन्होंने बोला कि भाई आपने दुनिया का जो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पोटैटो का मार्केट है वो आपने कॉर्नर कर लिया है, एक टाइम पे कर लिया है, तो आपको उस हिसाब से आपकी जो पोजीशन है वो आपको काटनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ वहाँ पे हुआ था। फिर वो एक ब्रूटल सेलर थे, मतलब वहाँ पे उनके जो पार्टनर्स थे उस टाइम पे, तो वो ऐसे मतलब ऐसे थे कि जो उनको लगता था कि आपको जो अपनी पोजीशन आपने बनाई है तो उसको आपको थोड़े बहुत टाइम तक होल्ड करना चाहिए, भले ही आपका मॉडल जो है वो आपको सेल करने के लिए बोल रहा है। बट यहाँ पे जिम सिमोन हमेशा ही ब्रूटल सेलर थे, मतलब उनको लगा कि अगर लेट से अगर यहाँ से हमें प्रॉफिट जल्दी नहीं मिलेगा तो उन्होंने अपना जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा बुक किया है। तो और यही एक ट्रेडर की भी आई थिंक निशानी होती है। ट्रेडिंग के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता है, बट आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है तो वो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आपका जो लॉसेस है वो जल्दी से जल्दी आपको काटना चाहिए। फिर उन्होंने उस टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर भी उन्होंने प्राइवेटली इन्वेस्ट किया था। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैथमेटिशियन थे तो उनका मतलब क्या व्यू रहता है। तो उन्होंने जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि वो उनको हमेशा ही मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप के थे, और ये जो मैथमेटिशियन है वो एक टाइम में जिम सिमोन के पार्टनर हुआ करते थे। फिर उन्होंने एक मॉडल बनाया, जैसे जो भी मैथमेटिशियन का नाम हमने देखा, एल्विन आई थिंक उनका नाम था। तो उनके साथ उन्होंने जो अपना मॉडल एक बनाया था वो मॉडल क्या करता था, अभी वो रेंज ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स जो है वो बनाता था। पहले जैसा क्या था कि वो कंटिन्यूअसली एक सिंगल लेट से अगर उन्होंने बोला कि बाय तो बाय, सेल या तो सेल, तो उस हिसाब से। बट अभी जो उन्होंने नया मॉडल जो उन्होंने रिफाइन किया तो वहाँ पे वो जो मॉडल है वो प्रोबेबल आउटकम्स देता था, रेंज ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स। फिर उन्होंने जब वो
ये जो एल्विन करके जो मैथमेटिशियन जब उन्होंने ये फर्म को ज्वाइन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें का प्रॉब्लम है। सबसे पहला है कि पोजीशन साइजिंग। तो जेम्स सिमोन की जो इनिशियल जो उनका मॉडल था वो बहुत ही छोटी छोटी पोजीशन लेता था और उनका होल्डिंग पीरियड जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा था। जब उन्होंने देखा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कम होना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये 2-3 चीज़ों में जब उन्होंने मॉडिफाई किया तो वहाँ से वो उस मॉडल ने अच्छा खासा पैसा बनाया था। फिर मतलब वहाँ पे एक ये एल्विन जो मैथमेटिशियन जिसको हमें देखा, उन्होंने साइजेबल स्टेक भी उस कंपनी के अंदर मतलब रेनेसांस कंपनी के अंदर उन्होंने स्टेक भी लिया था। बट इवेंचुअली उनको जब एग्जिट लेना था तो वहाँ पे जेम्स सिमोन ने वो ही सारा स्टेक जो है वो खरीद लिया था और समवेयर अराउंड 16 to 18 मंथ्स जितना एल्विन ने इस कंपनी के अंदर जो अपनी हिस्सेदारी थी वो रखी थी और वहाँ से उन्होंने 3 या 4 गुना जितना पैसा जो है वो बनाया था। फिर 1996 में जेम्स सिमोन के जो पहले सन थे उनकी एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के अंदर वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से भी उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। फिर एक एड थोर्प करके एक क्वांट मैथमेटिशियन और या तो हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, जो मतलब उस टाइम पे जेम्स सिमोन का उन्होंने नाम पहली बार सुना था और उनको लगा था कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है अच्छा खासा रिटर्न बनाने का। बट बिकॉज कि जेम्स सिमोन जो है वो स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा करते थे तो एड थॉर्प जो है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है तो उन्होंने उनसे मिलने का ही मना कर दिया। तो यहाँ पे जिसे हम देख सकते हैं ना कि जेम्स सिमोन जो है ना उनकी स्मोकिंग की हैबिट बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके आसपास जो उनके कलीग्स जो काम करते थे वो भी कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। बहुत बार ऐसा भी कैसा बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पे बोर्ड के जो मेंबर है कुछ उन लोगों ने उनको बोल दिया है कि अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग करोगे तो हम यहाँ पे बैठेंगे ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे जेम्स सिमोन की जो स्मोकिंग की हैबिट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे डेविड शो करके एक हेज फंड मैनेजर थे जिन्होंने 20% जितना एनुअल प्रॉफिट बनाया था। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि आपको देखना है कि टॉप 10 विनर कौन से थे लास्ट वीक में, उसको आपको जाकर शॉर्ट करना है और जो टॉप 10 लूज़र थे लास्ट वीक में उसको आपको जाके बाय करना है, बस इतना ही करना है। और ऐसी स्ट्रेटेजी पे भी यहाँ पे 20% जितना उन्होंने प्रॉफिट बना लिया था। तो यहाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों डाली है, ये चीज़ मैंने इसीलिए डाली है कि मार्केट में हज़ारों तरह की स्ट्रेटेजी है। कोई टेक्निकल करता है, कोई फंडामेंटल करता है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है। बहुत सारी मेथड्स है मार्केट में पैसे कमाने की। तो अगर यहाँ पे आप सिस्टमेटिक वे में अगर जाते हो तो वहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा खासा आप पैसा जो है वो कमा सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे हम देख सकते हैं कि उनके जो सेकंड सन थे निक, वो भी उनका नेपाल में एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो जेम्स सिमोन ने अपनी लाइफ में बहुत ही दुख जो है वो देखा है इन 18th सेंचुरी। ये एक फन फैक्ट है कि ये जो मुनिशिशा होमा करके ये जो बंदा था, उन्होंने ये सबसे पहला चार्टिंग का जो टूल था, जैसे हम जिसको कैंडल स्टिक जिस बोलते हैं कि जहाँ पे हमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो प्राइस, और ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम दिखती है ना, वो सबसे पहले 18th सेंचुरी में इस बंदे ने ढूंढ निकाला था। तो ये सिर्फ एक फन फैक्ट है जो बुक के अंदर मेंशन था और मुझे भी पर्सनली एक नई चीज़ जानने मिली। फिर अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे उन्होंने एक मेडालियन फंड करके उन्होंने स्टार्ट किया था अपना, कि जो वो इन्वेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, वो ट्रेडिंग ही करते थे, कमोडिटीज़, करेंसीज, बॉन्ड्स एंड फ्यूचर, इसमें ही वो ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यूसली वो करते रहते थे। ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो बाहर से पैसा लगाए थे जेम्स सिमोन के साथ, उनको जेम्स सिमोन की जो टेक्नोलॉजी वाले जो स्पेस था कि जहाँ पे वो प्राइवेटली इन्वेस्ट करते थे अपने फंड का कुछ पैसा, वो उनको पसंद नहीं था। तो इसीलिए मतलब जेम्स सिमोन को ऐसा लगा कि हमें अगर ज़्यादा पैसा अगर हमें लेना है, ज़्यादा AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने ये मेडालियन फंड को फाउंड किया था कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो 3-4 सेगमेंट है वहाँ पे ही वो ट्रेडिंग होता रहेगा। फिर उन्होंने मतलब जब भी बहुत बार ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर या तो बहुत सारे ट्रेडर जो है वो ऐसे होते हैं कि जो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो चेंज करते रहते हैं। बट यहाँ पे जेम्स सिमोन का जो मॉडल था मेडेलियन में, वहाँ पे वो सिंगल स्टाइल था, मतलब वहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन वो जैसा उन्होंने प्रोग्राम किया था वैसे ही वो चलता रहेगा। फिर यहाँ पे दूसरा उन्होंने रूल ये भी रखा था कि हमें कभी भी हमारे इंस्टिंक्ट पे ट्रेडिंग नहीं करना है, मॉडल जो बोलेगा वही करना है स्ट्रिक्टली। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो दिन के 1.5 लाख से 3 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते थे ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मतलब यहाँ पे वो जो उनकी जो टेक्निक थी वो थी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग।
ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि स्टैनली ड्रकरमिलर और जॉर्ज सोरोस ये दोनों ने मिलकर $1 बिलियन बनाए थे एक ही रात में, मतलब 24 आवर्स में उन्होंने बनाए थे। और यहाँ पे ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे ब्रिटिश पाउंड जो था उनकी करेंसी गिरने वाली थी, और वहाँ पे कुछ ट्रिगर्स ऐसे थे कि जहाँ पे स्टैनली ड्रकरमिलर को लगा कि यहाँ पे ये करेंसी जो है वो डाउन हो सकती है। तो इसीलिए स्टैनली ड्रकर मिलर ने वहाँ पे जॉर्ज सोरोस को कन्विंस किया, $10 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन उन्होंने बनाई, और एक ही दिन में मतलब 24 आवर्स में जब वो 20% डाउन हुआ तो वहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन जो है वो कमा लिया था। ये एक चीज़ भी मुझे नई जानने को यहाँ पे मिली। फिर उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया कि जो सेल्फ करेक्टिंग था, मतलब पहले अगर आप देखोगे ना तो जो भी मॉडल यहाँ पे उन्होंने बनाया है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता था, इम्प्रूव होता जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली जब एक ऐसा मॉडल बनाया कि जो सेल्फ करेक्टिंग था, लेट्स से अगर उन्होंने कोई ट्रेड सजेस्ट किया है बट यहाँ पे अगर जिम सिमोन है या तो और बंदा जो कोई उसको हैंडल कर रहा है, अगर उसको लगा कि ये कुछ गलत है या तो कुछ सही नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे टाइम पे उन्होंने वो ट्रेड नहीं लिए हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रेड उन्होंने नहीं लिए हैं अभी उसके बेस पे वो मॉडल जो था वो सेल्फ करेक्ट होता था और नए ट्रेड्स जनरेट करता था। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा तब भी कमाया। फिर यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वो फाइनल मॉडल एक कैसा बना कि जो बेस था सिग्नल के ऊपर, दूसरा एनोमलस पैटर्न था, तीसरा स्टैटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब जो पैटर्न उन्होंने आइडेंटिफाई करी है वो स्टैटिस्टिकली भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब लेट्स से अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर अगर कुछ देख रहे हैं वो चार्ट पैटर्न्स, तो वहाँ पे उसका जो रिपीटेशन है वो भी होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, नॉन इंट्यूटिव होना चाहिए। मतलब अगर इसका रीज़न क्या है कि अगर लेट्स से अगर वो इंट्यूटिव होगा, ईजी होगा, तो जो कंपटीटर है वो भी देख लेंगे, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। और दूसरा है कि वो नॉन रैंडम होना चाहिए, मतलब वो कंसिस्टेंट और नॉन रैंडम होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर जैसे हम देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस जो है वो समवेयर अराउंड 44% जितनी हाई वो चली गई थी एक टाइम पे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने एक फंड भी स्टार्ट किया था जो स्पेसिफिकली वो था इक्विटी के लिए, और वो 2005 में स्टार्ट किया था। और उनका जो मॉडल था, जो उन्होंने मैथमेटिशियंस ने जब मिल के वो जब मॉडल बनाया, तो वो है $100 बिलियन का इनफ्लो अगर आता है तब भी वो हैंडल कर पाएगा, ऐसा वो मॉडल था। और वहाँ पे पूरी एक टीम वहाँ पे उन लोगों ने बैठा रखी थी कि जिनका काम था सिर्फ और सिर्फ जो डेटा आता है उसको क्लीन करना, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाना और उसके जो मॉडल है उनको फीड करना, बस यही काम करना है एंटायर टीम को। फिर 2008 में जब क्रैश आया था तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो जो थे वो डाउन थे, बट उस टाइम में ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये जो जिम सिमोन का फंड था उन्होंने 82% का प्रॉफिट दिया था। आप सोचो मतलब किस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते होंगे उस टाइम पे भी। फिर लेटर इन हिज लाइफ मतलब वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए, उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा लिया था। तो उनकी जो मेजोरिटी जो उनका डोनेशन चाहता था वो था ऑटिज़म, मतलब ये एक डिजीज़ है, उसके क्योर को ढूंढने में। फिर वो चाहते थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी समझा जाए, उसके लिए भी उन्होंने कुछ फंड डोनेट किया था, और मैथमेटिक्स के लिए भी उन्होंने डोनेट किया था। फिर वो मतलब अगर हम समराइज करना चाहें कि जिम सिमोन क्या क्या चीज़ें कर सकते थे या तो क्या क्या थे उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ क्या थी, तो वो एक मैथमेटिशियन तो वो थे ही, प्लस वो एक स्टोरी टेलर भी थे, एक अच्छे खासे सेल्समैन थे और स्टबर्न ऑप्टिमिस्टिक भी थे। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि जहाँ पे जो ये इनका इक्विटी वाला जो फंड था वो इनिशियली अच्छा पैसा नहीं कमा रहा था कंपेयर टू मार्केट, मतलब मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, ये जो फंड है वो लॉस कर रहा था। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे मतलब उनके जो कलीग थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बट उस टाइम पे भी ऐसे डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में भी उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने को ये फंड जो है वो चलाना है, और अगर आपको मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको कमोडिटीज़ फिर वो बॉन्ड्स है वहाँ से आगे निकल के आपको स्टॉक मार्केट में आना ही होगा। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने अल्टीमेटम दिया अपनी टीम को कि 6 महीने के अंदर आपको आपका जो फंड है उसको हमें टर्न अराउंड करना है, मतलब करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टबर्न ऑप्टिमिस्टिक का नाम जो है वो यहाँ पे जिम सिमोन को दिया जाता है। और एक LTCM मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या ऐसा कुछ था कि जिसका एक केस यहाँ बुक के अंदर जो है वो दिया है। अभी ये केस में क्या था कि ये एक सेम, मतलब सेम तो नहीं बोल सकते बट सिमिलर था कि जो मेडलियन फंड जो करता था वैसे ही वो एक एल्गोरिदम टाइप ऑफ ट्रेडिंग वो करता था। बट यहाँ पे LTCM जो था ना
उसके पास ऐसी टीम थी, मतलब हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के जो मैथमेटिशियन होते थे, कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट होते थे, उन्होंने यहाँ पे जॉब किया था। ऐसे ब्रिलियंट लोगों की टीम थी उनके पास, बट फिर भी LTCM जो था वो कम्प्लीटली फेल हो गया, बैंकरप्ट हो गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने लेवरेज बहुत ज़्यादा ले लिया था। उनको लगा था कि उनकी जो फिलोसॉफी है, उनका जो मॉडल है, वो फेल हो ही नहीं सकता था, उनको ऐसा लगा। और इसी चक्कर में उन्होंने एक्सेसिव लेवरेज ले लिया, एक्सेसिव पोजीशंस ले ली, और उसी चक्कर में उनका जो पूरा का पूरा जो हेज फंड था वो बैंकरप्ट हो गया। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कंपैरिजन यहाँ पे रेडी किया है कि जिम सिमोन वर्सेस वॉरेन बफेट। आइए जानते हैं। वॉरेन बफेट का स्पेलिंग मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, ओके, बट यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जिम सिमोन का जो इन्वेस्टिंग का जो स्टाइल था वो था क्वांटिटेटिव, मतलब वो कंप्लीटली क्वांट के ऊपर वो फोकस करते थे, जबकि वॉरेन बफेट है वो एक वैल्यू इन्वेस्टर है। जिम सिमोन का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बोलते हैं कि 66% फॉर 30 ईयर्स, जबकि वॉरेन बफेट बोलते हैं 20% सिंस 1965, जो अभी भी वो कंपाउंड कर रहे हैं। फिर जिम सिमोन का जो लाइफ था वो फुल ऑफ स्ट्रेस था, वॉलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा थी, जबकि वॉरेन बफेट के केस में अगर हम देखें तो वहाँ पे स्ट्रेस कम है, ऐसा हम देख सकते हैं। फिर जिम सिमोन के पास जो टीम थी वो समवेयर अराउंड 250 to 500 एम्प्लॉइज़ वो वहाँ पे रखते थे, जबकि वॉरेन बफेट के केस में अगर हम देखें तो वहाँ पे 5 एम्प्लॉय से ज़्यादा कोई भी नहीं है वहाँ पे। और वॉरेन बफेट जो है वो खुद ही एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सारे इन्वेस्टिंग के जो डिसीजंस है वो लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम उनके जो 3-4 और उनके जो कलीग्स है, बस वही है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो प्योरली एल्गोरिथम बेस्ड थे, वहाँ पे वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने अपना मॉडल जो था वो बनाया था, कंप्यूटर के अंदर उसको फीड किया था और उसी के हिसाब से ही वो ट्रेडिंग करते थे। जबकि वॉरेन बफेट जो है वो मैनुअल एनालिसिस करते हैं, बैठ के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और उसके बेस पे वो कॉल लेते हैं। और फाइनली जैसे हम देख सकते हैं जिम सिमोन का जो इन्वेस्टिंग था, ये तो ट्रेडिंग था, वो कम्प्लीटली टेक ड्रिवन था, वर्सेस वॉरेन बफेट जी का जो था वो है फंडामेंटल बेस। तो ये था पूरा उस बुक का चैप्टर, और ये जो 3 बुक्स आपको दिख रही है वो है हमारी नेक्स्ट 3 बुक का जो आपको वीडियो फ्यूचर वीक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। थैंक यू।